सभी को नमस्कार। आज सामान्य हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम संक्षिप्तीकरण एवं पल्लवन इन पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर संजय कुमार यादव, व्याख्याता, राजकीय श्री धुलेश्वर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, मनोहरपुर, जयपुर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा संक्षिप्तीकरण। तो हम संक्षिप्तीकरण पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम पल्लवन पर भी चर्चा करेंगे। संक्षेपण आज के युग की आवश्यकता बन गया है। आज व्यक्ति जीवन में इतना व्यस्त है कि उसके पास विस्तृत सूचना पढ़ने के लिए ना तो समय है, ना ही वह पसंद करता है, बल्कि संक्षिप्त में सब कुछ जानना चाहता है। जो भी आपका अपना कम समय में किसी को बताना है, इसके लिए हमें संक्षिप्तीकरण आना चाहिए। संक्षिप्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे किसी भी विस्तृत विवरण या वक्तव्य को संक्षिप्त में कहना, जिसमें उसके मूल भावों की रक्षा हो और उसके साथ में उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप लगभग हमें 1/3 रूप में प्राप्त हो जाए, इसे हम संक्षिप्तीकरण कहते हैं। अतः संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण एक ऐसी शैली है जिसके माध्यम से किसी वक्तव्य के अभिप्राय को अनावश्यक वर्णनों एवं संदर्भों से निकालकर मूल तथ्यों का प्रवाह पूर्ण संक्षिप्त संकलन होता है। संक्षेपण के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इससे समय की बचत होती है, श्रम की रक्षा होती है, मूल भाव तक पहुंचाने में सहायक होता है। मूल भाव के अतिरिक्त अनावश्यक संदर्भों से पृथक रखता है तथा हमारी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का विकास करता है। तो संक्षिप्तीकरण हेतु कुछ सामान्य बातें हैं जो हम आपको बताते हैं, जिसकी चर्चा हम करते हैं। सर्वप्रथम दिए गए विवरण एवं वक्तव्य का अध्ययन कर उसकी पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। मूल भाव को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। मूल भाव को अच्छे से समझने के बाद उस वक्तव्य में अनुभूत आवश्यक शब्दों, वाक्यांशों को रेखांकित कर लेना चाहिए, जिनका मूल विषय वस्तु से सीधा संबंध हो। साथ ही इस बात का ध्यान रखना अत्यावश्यक है कि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूट न पाए। संक्षिप्तीकरण के लिए सदैव अपनी ओर से अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात भाव उसके, भाषा अपनी। हमें उसकी विषय वस्तु के बारे में टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं होता। अतः न तो हमें उसमें व्यक्त विचारों का खंडन करना चाहिए और न ही अपनी ओर से मौलिक स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। संक्षिप्तीकरण को अंतिम रूप देने से पहले रेखांकित वाक्यांशों के आधार पर, जो हमने पहले कर लिए थे, उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। संक्षिप्तीकरण हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाए। वक्तव्य के क्रिया रूपों में यथोचित परिवर्तन किया जाए। किसी भी वाक्यांश को ज्यों का त्यों नहीं लिखा जाए। भावों की पुनरावृत्ति से बचा जाए। जहां तक संभव हो वाक्य खंडों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए। लंबे वाक्य प्रयुक्त नहीं किए जाए। भाषा में अलंकारिकता, साहित्यिकता का प्रयत्न न किया जाए, बल्कि सरल, सुबोध, प्रभावपूर्ण भाषा हो तथा विचारों की क्रमबद्धता एवं तारतम्यता बनी रहे। पूछने पर ही उचित शीर्षक दिया जाए जो लघु हो
उसकी वर्तनी शुद्ध हो तथा विषय वस्तु से संबंध तथा सभी तथ्यों को समेटने वाला हो। अपठित गद्यांश में भी जहां उसका सार एवं शीर्षक पूछा जाता है, वहीं उस गद्यांश से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। सार या सारांश ही संक्षेपण है। अब देखिए, उदाहरण के लिए हम आपके सम्मुख ये अवतरण रखते हैं जिसका संक्षिप्तीकरण किया गया है। शरीर का खाद्य भोजनीय पदार्थ और मस्तिष्क का खाद्य साहित्य है। अतएव यदि हम अपने मस्तिष्क को निष्क्रिय और कालांतर में निर्जीव सा नहीं कर डालना चाहते, तो हमें साहित्य का सतत सेवन करना चाहिए और उसमें नवीनता तथा पौष्टिकता लाने के लिए उसका उत्पादन भी करते जाना चाहिए। पर याद रखिए, विकृत भोजन से जैसे शरीर रुग्ण होकर बिगड़ जाता है, उसी तरह विकृत साहित्य से मस्तिष्क भी विकारग्रस्त होकर रोगी हो जाता है। मस्तिष्क का बलवान और शक्ति संपन्न होना अच्छे साहित्य पर अवलंबित है। अब इसका संक्षिप्तीकरण देखिए आप, बिल्कुल 1/3 और कोई बात छूटेगी भी नहीं और जो है मूल भाव हमारा आप तक पहुंच जाएगा। अच्छे भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है तो बासी से बीमार। उसी प्रकार अच्छा साहित्य मानव के लिए लाभदायक होता है तो बुरा हानिकारक। साहित्य के महत्व को स्वीकारते हुए सदैव अच्छे साहित्य का ही अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार से एक दूसरा अवतरण गद्यांश हमारे पास और है, उसको भी आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, ले सकते हैं। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपयोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलती रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। उसका अंतःकरण सदा अभावग्रस्त रहता है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। इसका संक्षिप्तीकरण देखिए। लोभ एक असाध्य रोग है। लोभी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति के अभाव में वह सदैव दुखी ही रहता है। सुख की प्राप्ति संतोष से ही संभव है। तो इस प्रकार से हम इसका संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं। आगे एक उदाहरण और देख सकते हो आप। पृथ्वी माता है, मैं उसका पुत्र हूं। यही स्वराज्य की भावना है। जब प्रत्येक व्यक्ति जिस पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है उसे अपनी मातृभूमि समझने लगता है, तो उसका मन मातृभूमि से जुड़ जाता है। मातृभूमि उसके लिए देवता हो जाती है। उसके हृदय के भाव मातृभूमि के हृदय से जा मिलते हैं। जीवन में चाहे जैसा अनुभव हो, वह मातृभूमि से द्रोह की बात नहीं सोचता। मातृभूमि के प्रति जब वह भाव दृढ़ होता है, वहीं से सच्ची राष्ट्रीय एकता का जन्म होता है। उस स्थिति में मातृभूमि पर बसने वाले नागरिकगण एक दूसरे से सौदा करने या करने की बात नहीं सोचते, मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य की बात सोचते। इसका संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं कि जब व्यक्ति अपनी मातृभूमि से माता के समान प्यार करता है, तब राष्ट्रीयता का जन्म होता है। मातृभूमि के प्रति
व्यवधान के लिए खेद है। इस गद्यावतरण का संक्षिप्तीकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं। जब व्यक्ति अपनी मातृभूमि से माता के समान प्यार करता है तब राष्ट्रीयता का जन्म होता है। मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए वह कभी उसके प्रति कृतज्ञता का व्यवहार नहीं करता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो संक्षिप्तीकरण है उसमें मूल भावों की रक्षा करते हुए हम जो भी मूल पाठ होता है उसको 1/3 के लगभग कर देते हैं। उसकी क्रमबद्धता, उसकी व्यवस्थित आगे बढ़ने के भावों को नहीं रोकते हुए हम उसके भावों को कम शब्दों में जो है आगे कर देते हैं, ताकि समय की भी बचत होती है और मूल भाव भी हमारे जहाँ पहुँचने चाहिए वहाँ सरलता से पहुँच जाए। तो इसलिए संक्षिप्तीकरण की कला में पारंगत होना हम हिंदी भाषियों के लिए, हम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्वान पाठ्यक्रम समिति जो है उसने हमारे सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में इसको रखा है। इसके बिल्कुल विपरीत होता है पल्लवन, वर्धीकरण या भाव विस्तार। तो अब हम पल्लवन या भाव विस्तार पर चर्चा करते हैं। भाव विस्तार या पल्लवन। भाव विस्तार रचना पल्लवन या वृद्धिकरण का तात्पर्य है कि किसी भाव को विस्तार से लिखना। इसमें कविता की कोई पंक्ति हो सकती है, काव्य सुक्ति, कोई कहावत, लोकोक्ति या गद्य की सुक्ति जिसे हमें विस्तार के साथ लिखना होता है। तो कुछ ऐसी उक्तियों को, सुक्तियों को, कविता की लाइनों को हम आपके सामने पल्लवन कर सोदाहरण प्रस्तुत करेंगे, आप देखेंगे। तो काव्य सुक्ति या लोकोक्ति में भाव या विचार अंतर्निहित होते हैं, एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, अतः उसका विस्तार से विवेचन करना ताकि सूत्रवाद, सुक्ति या कहावत में छिपे गहरे अर्थ को स्पष्ट किया जा सके। वास्तव में एक प्रकार से गागर में सागर भरे होने के समान होते हैं। भाव विस्तार में हमें गागर में भरे हुए सागर को निकालकर उसका पूरा प्रवाह दिखाना होता है, इसलिए इसे भाव विस्तार, रचना पल्लवन या वृद्धिकरण कहते हैं। भाव विस्तार की प्रक्रिया, सबसे पहले काव्य सुक्ति या कहावत, लोकोक्ति को समझना शाब्दिक अर्थ के द्वारा। नंबर 2, शाब्दिक अर्थ के बाद उसके आशय को विस्तार से स्पष्ट करना। नंबर 3, उदाहरणों द्वारा अन्य कवियों, विद्वानों के कथनों द्वारा उसके आशय को पुष्ट करना। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो हमें भाव विस्तार करते समय ध्यान रखनी होंगी, रखनी चाहिए। नंबर 1, भाव विस्तार की भाषा सरल एवं सुबोध हो, वाक्य छोटे हो तथा अलंकारिक भाषा से बचा जाए। भाव विस्तार सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाना चाहिए। सामासिक शैली की अपेक्षा व्यास शैली का प्रयोग करना चाहिए। मूल भाव पर किसी प्रकार की आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप उस भाव से चाहे सहमत है या नहीं, हमें तो उस भाव का विस्तार करना चाहिए। और 6 नंबर पर हम कह सकते हैं कविता की पंक्ति की सप्रसंग व्याख्या करने की भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहले उदाहरण के रूप में आपके सामने हम रखते हैं, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पाव धरती पर टिके हो। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पाव धरती पर टिके, सुक्ति है, इसका पल्लवन करना है। व्यक्ति को जीवन में उन्नति हेतु महत्वाकांक्षी होना चाहिए, किंतु इतना महत्वाकांक्षी न हो कि वह यथार्थ की अपेक्षा सौपन पर ही चलने लगे, बल्कि यथार्थ की ही अपेक्षा कहीं न कर बैठे। ये बात सदैव उसको ध्यान में रखें। अर्थात
व्यक्ति की कल्पनाएं या सपन ऐसे होने चाहिए जिनको कार्य रूप में परिणत किया जा सके। हर व्यक्ति को अपने व्यवहारिक पक्ष को समझकर अपनी आकांक्षाओं को लचीला बनाना चाहिए। केवल हवाई किले बनाने, मन के लड्डू खाने या ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होने का। सेठिया ने ठीक ही कहा है कि बटाऊ चाला मंजल मिले, मनरा लाडू खा कदई सुनू ने कोई धाप्यू। कितने ही मन के अंदर लड्डू खा लो, जब तक आप उन लड्डुओं को हकीकत में नहीं खाएंगे तब तक आपका पेट नहीं भरेगा। वास्तव में जितनी रजाई लंबी है उतने ही पाव हमें पसारने चाहिए। अतः आदर्श स्थिति की प्राप्ति व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, किंतु जीवन की यथार्थता को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह से दूसरी है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा किसी एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए। जो व्यक्ति कई उद्देश्यों की पूर्ति का ख्वाब छोड़कर अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य को चिड़िया की आंख मानकर उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है, निश्चय ही सफलता उसके चरणों को चूमती है। एक ही साथ दो घोड़ों पर सवार होने वाले का फिसल कर नीचे गिरना निश्चित होता है। किसी पेड़ के तने, डालियों, पत्तों, फूलों की अलग अलग सेवा करने वाले को फलों से वंचित ही रहना पड़ेगा, जबकि वह यदि मूल जड़ की ही सेवा करे, जड़ को ही सींचे, तो उसे फल की प्राप्ति होनी ही है। अतः व्यक्ति को एक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही प्रयत्न करना चाहिए। कवि के निम्न कथन से इसी भाव की पुष्टि होती है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाय। इसी प्रकार से एक और देख सकते हम, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब खेत हरा भरा था, फसल लहलहा रही थी, दाने पक रहे थे, तब चिड़ियों ने आकर दाना चुगना प्रारंभ कर दिया। किंतु तब तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, चिड़ियों को उड़ाने का प्रयत्न नहीं किया गया, यानी फसल की रक्षा नहीं की। किंतु बाद में फसल के अभाव में 8-8 आंसू बहाने, सिर पीटने से क्या लाभ। यदि व्यक्ति किसी कार्य को समय पर नहीं करेगा तो असफलता का ही मुंह देखना होगा, क्योंकि समय की समाप्ति पर तो कुछ नहीं होने का, केवल पछतावा रह जाता है। इसलिए समय के मूल्य को पहचानना ही समय का सदुपयोग है। गया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। समय पर किए कार्य का सुपरिणाम भी लंबे समय रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं, कवि ने ठीक ही कहा है, समझदार सुजान नर ओसर चूके नाहे, अवसर रो ओसाण रहे घना दिन राज्य। उसी प्रकार यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए, किंतु मृत्यु के समय पश्चाताप के आंसू बहाने से क्या लाभ। उसे तो समय रहते जीवन को सार्थक जो करना था। अतः कबीर की हाँ में हाँ मिलाते हुए यह कहना 100% सटीक है, आछे दिन पाछे गए, हरी सो किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी तरह एक और देख सकते हैं हम, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि या मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है, बन जाता है। अर्थात अभ्यास ही व्यक्ति का सबसे बड़ा शिक्षक है। बोधिचर्यावतार ने कहा है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं जो अभ्यास करने पर दुष्कर हो। अंग्रेजी में भी एक कथन है, अभ्यास मनुष्य को अपने कार्य में कुशल या दक्ष बना देता है। वास्तव में निरंतर अभ्यास ही ज्ञानार्जन का मूल मंत्र है। अल्प बुद्धि जन यदि निरंतर अभ्यास करे तो विद्वान ही नहीं महाविद्वान बन सकते, तथा कई बने भी है। कुएं की जगत पर मुंडेर पानी खींचने की कोमल सूत की रस्सी के निरंतर रगड़ से निशान बन जाते हैं। उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से कार्य में सिद्धि और सफलता अवश्य मिलती है। कहते हैं,
वरदराज अज्ञानी एवं मूर्ख था, किंतु निरंतर अभ्यास करके ज्ञान प्राप्त किया और आगे चलकर जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी और युगबोध नामक उच्च कोटि के ग्रंथों का प्रणयन किया। अर्जुन को गुरु द्रोण ने शिक्षा देकर महान धनुर्धर बनाया, परंतु भील बालक एकलव्य ने निरंतर अभ्यास से अपने कार्य में निपुणता प्राप्त की। अभ्यास एवं लगन ही एकलव्य के गुरु थे। अतः यह सत्य है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात शिल पर परत निशान। तो ये बड़ा ही सुंदर दोहा जिसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से व्यक्ति अभ्यास के द्वारा जो है विद्वान बन सकता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय संक्षिप्तीकरण और पल्लवन। किस तरह से संक्षिप्तीकरण हमें छोटा करना है मूल भावों की रक्षा करते हुए, वैसे ही उसके विपरीत सूक्तियां जो है, कहावतें जो है, उनको हमें भाव विस्तार रूप देना है। उसमें जो मूल भाव भरे हुए हैं उन्हें निकाल करके अपने श्रोता, अपनी पाठक तक अच्छे से पहुंच जाए, इसके लिए हम उसका वर्गीकरण करते हैं, पल्लवन करते हैं। तो इस टॉपिक के पूर्ण होने पर आप सभी का सादर धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।